इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं मोहम्मद अजमल खान हूं। आज यानी 22 दिसंबर 2025 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद की तरफ से कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का इंग्लिश ऐसे का पेपर कंडक्ट हुआ। इंग्लिश ऐसे के पेपर में 7 टॉपिक्स यानी कि 7 थीम्स शामिल थे। अगरचे अपरेंटली कैंडिडेट्स की तरफ से ये राय आ रही है, कैंडिडेट्स की तरफ से ये रिएक्शन या फीडबैक आ रहा है कि ये पेपर बहुत टफ था, उसका डिफिकल्टी लेवल या उसका फैसिलिटी इंडेक्स जो था वो काफ़ी हाई था। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में पूरे ऐसे के पेपर को एनालाइज करूंगा। मैं इसके एनालिसिस में क्या शामिल करूंगा, सबसे पहले यह कि सातों के सातों टॉपिक की मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या था। दूसरा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें एग्जामिनर की डिमांड क्या थी। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा सातों के सातों टॉपिक्स के हवाले से इंग्लिश ऐसे का पेपर जो हुआ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि हर टॉपिक के अंदर फोकस एरियाज कौन कौन से थे। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो टॉपिक था, जो भी सातों के सातों टॉपिक है इंग्लिश ऐसे के पेपर में आए, ये टॉपिक किस नेचर का था, किस नौइयत का था, किस टाइप का था। यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे था, एनालिटिकल ऐसे था, या ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे था। और इसके अलावा मैं आप लोगों को हर टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बना के भी दूंगा। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आज 22 दिसंबर 2025 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले इंग्लिश ऐसे पेपर को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। लेट मी स्टार्ट। आज के पेपर में सबसे पहला टॉपिक जो पूछा गया, होपफुली आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन 2024 का आज इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ 22 दिसंबर को। पहला टॉपिक जो पूछा गया, मैं इसको मजीद जूम आउट कर देता हूं। पहला टॉपिक था, पाकिस्तान इज वन ऑफ द 5 मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में जो कि कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें शामिल है। ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स जाए दूसरी तरफ देखे जाए तो बांग्लादेश डज नॉट ग्रो एनी कॉटन। बांग्लादेश जो है उसमें कॉटन वो प्रोड्यूस नहीं करते, काश्त नहीं करते कपास को। Please analyze why Bangladesh has done significantly better in export of ready-made garments as compared to Pakistan. प्लीज ये आप सिग्निफिकेंट आप प्लीज एनालाइज करें। ये जो वर्ड है एनालाइज, इस पर जरा गौर कीजिएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। एनालाइज करें कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली कैसे बेटर है, बेहतर है एक्सपोर्ट्स के मामले में। किस चीज की एक्सपोर्ट्स? रेडीमेड गारमेंट्स में। तो पाकिस्तान में गंदम प्रोड्यूस कपास प्रोड्यूस होती है, बांग्लादेश में नहीं होती। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में है जिसमें कॉटन प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज में आप कह सकते हैं। बांग्लादेश कॉटन काश्त ही नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से बेहतर है किस चीज में? रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में। आप इसको एनालाइज करें, वो कहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को सरपास कैसे कर गया है। इसको एनालाइज करें, यानी एनालिटिकल ऐसे है। Is it because of the government policies, market access, labor force mix, work ethics, quality, reliability, and timely delivery, to name a few major factors? क्या इसकी वजूहत उसने कहा ये हैं जो उसने बता दी हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या मार्केट एक्सेस या क्वालिटी रिलायबिलिटी या टाइमली डिलीवरी वगैरह वगैरह, क्या इस वजह से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आगे निकल गया है? ये पहला टॉपिक पूछा गया। दूसरा टॉपिक था, it is said that Pakistan is sitting on a geological gold mine of rare earth elements। कि पाकिस्तान जो है वो, अगर देखा जाए जियोग्राफिकली, वो ऐसी जगह में मौजूद है, दुनिया की उस खित्ते में मौजूद है पाकिस्तान जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वर्थ आफ्टर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आर टर्न इनटू रेयर अर्थ मेटल्स। कि पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में है जहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनकी माइनिंग की जाए, प्रोसेसिंग की जाए तो रेयर अर्थ मेटल्स बनती हैं। ये तो उसने मालूमात दे दी। Their worth runs into billions of dollars for exports as their demand in developed countries like USA, China, Japan and European Union is tremendous। कि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनकी पूरी दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, जापान, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, उसमें इन 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 रेयर अर्थ मेटल की जो डिमांड है वो बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट है वहां पे।
व्हाट स्टेप्स डू यू विजुअलाइज, आप कौन से स्टेप्स विजुअलाइज करते हैं द गवर्नमेंट शुड टेक, कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए टू टैप दिस रिसोर्स, कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रोसेस माइनिंग प्रोसेसिंग की जाए तो रेयर रेयर अर्थ मेटल्स बनेंगे जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आप कौन से ऐसे स्टेप्स बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, जो कि या सजेस्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि ये जो रिसोर्स है इसको हम, इस अपॉर्चुनिटी को हम टैप कर सके, यानी कि कैश कर सके। Could this be made part of the objectives of the CPEC, as China is presently the undisputed leader in the export of rare earth elements and rare earth metals? क्या आप ऐसा हम कर सकते हैं कि हम चाइना के साथ जो सीपेक है उसका हिस्सा है, उसके पार्टनर हैं, तो चाइना को कहें कि ये जो सीपेक का प्रोजेक्ट है इसमें आप इस ये जो रिसोर्स है, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करें। तो यहां पे आपने रिकमेंडेशंस देने हैं, ये पॉलिसी ओरिएंटेड ऐसे था। इसके अलावा अगर हम बातें करें, तीसरा टॉपिक जो पूछा गया आज के ऐसे में वो था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द की रीजंस, आप बताएं और वजाहत करें वो कौन सी वजूहात हैं वाई अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 5 to 9 years, जो कि 10.77 यानी कि 10.77 मिलियंस पाकिस्तानी बच्चे बनते हैं जो 5 से 9 साल के हैं, इन पाकिस्तान आर आउट ऑफ स्कूल। वो कहते हैं वो कौन सी रीजंस हैं कि पाकिस्तान में 10.77 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और उनकी उम्र कितनी है, 5 से 9 साल। वो कौन सी रीजन है कि वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं। आल्सो, सॉरी, प्लीज एनालाइज, यहां पे फिर वर्ड आ गया है इस ऐसे में भी कि आप एनालाइज करें, मैं इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूं, प्लीज एनालाइज इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द कंट्री, कि पाकिस्तान के ऊपर इस समाजी कौन कौन से असरात आ रहे हैं इन आउट ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के, जो कि 10.77 मिलियन है, और पाकिस्तान के ऊपर मुआशी कौन से असरात आ रहे हैं ये जो 10.77 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है जो 5 से 9 साल के बच्चे हैं। आल्सो डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ दिस सिचुएशन, बताएं कि इसकी वजूहात क्या है, एंड सजेस्ट द मेयर्स, और मेयर्स बताएं विच द गवर्नमेंट शुड टेक टू ओवरकम इट। बताएं कि 10.77 मिलियन जो बच्चे हैं पाकिस्तान में 5 से 9 साल के, ये आउट ऑफ स्कूल जो है ये क्यों है, पाकिस्तान से बाहर क्यों है, सॉरी आउट ऑफ स्कूल्स क्यों हैं, इसकी कॉजेज बताएं, और फिर वो मेयर्स बताएं कि जिनकी वजह से जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि इन बच्चों को स्कूल में शामिल किया जा सके, स्कूल में एनरोल किया जा सके। तो आप ये ऐसे भी एनालिटिकल ऐसे था, एनालिटिकल ऐसे वो होते हैं जिसमें कॉजेज इफेक्ट्स सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। इसी तरह चौथा टॉपिक जो आज के पेपर में आया था वो था एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, रीजंस एंड प्रॉब्लम प्रोबेबल सॉल्यूशंस, कि पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है, जो एनर्जी का जो बहरान है, पावर का जो बहरान है, उसकी रीजंस क्या है और उसके प्रोबेबल यानी कि जो मुमकिन तौर पे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जिस ऐसे में रीजंस पूछी गई हो, कॉजेज पूछी गई हूँ, सॉल्यूशंस पूछे गए हों, वो क्या होता है आपको पता है, एनालिटिकल ऐसे होता है। तो ये भी एनालिटिकल ऐसे था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो कि अक्सर पेपर में आता रहता है, जो सीएसएस के पेपर्स होते हैं पास्ट में। इसके अलावा पांचवा टॉपिक पूछा गया था कि क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान ग्लेशियर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, कि क्लाइमेट जो चेंज हो रही है पूरी दुनिया में उसके पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर और पाकिस्तान के जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, इफेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, कॉजेज पूछे जा रहे हैं, आगे कॉन्सिक्वेंसेज पूछे जा रहे हैं, नताइज क्या इसके हो रहे हैं, और सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज के ऐसे कौन से हल हैं जिनसे हम पाकिस्तान को क्लाइमेट रिजिलियंट बना सकते हैं। एनालिटिकल ऐसे था। इसी तरह छठा टॉपिक था कि पाकिस्तान टैलेंट एक्सोडस, कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो बाहर निकल रहा है, एक्सोडस कहते हैं बाहर निकलने को, एग्जिट कर रहा है पाकिस्तान से। कॉजेज क्या है, पाकिस्तान का जो टैलेंट है, जो टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तान की जो क्रीम है, जो जो पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल यूथ है, या पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, वो जब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो उसके समाजी और मुआशी असरात जिनके इफेक्ट्स कौन से हैं, और रिटेंशन इनिशिएटिव्स फॉर द ब्रेन ड्रेन, इसको इस फिनोमेना को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। ब्रेन यानी कि इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन, तो इसकी रिटेंशन इनिशिएटिव्स या रिटेंशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी कि वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनके जरिए हम अपनी जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं इसको हम, इस फिनोमेना को जो ब्रेन ड्रेन है इसको हम डिस्करेज कर सकते हैं। तो कॉजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस, फिर एनालिटिकल ऐसे है ये। और सातवां टॉपिक जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि इमेजिन, आप इमेजिन करें पाकिस्तान को कौन से साल में, पाकिस्तान को उसने कहा इमेजिन करें इन, इमेजिन पाकिस्तान इन 2047, पाकिस्तान को 2047 में इमेजिन करें,
1947 में पाकिस्तान बना। आप इसको 2047 में इमेजिन करें, और इमेजिन करने के बाद बताएं कि पाकिस्तान एट 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस, कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उसके 100 साल बाद 1947 में पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। उसके बाद 2047 में पाकिस्तान को इमेजिन करें कि आज़ादी के 100 साल बाद इट्स प्रोग्रेस, इसकी कामयाबी को, इट्स चैलेंजेस, इसके मसाइल कौन से होंगे, एंड इट्स फ्यूचर डायरेक्शंस, कि ये फ्यूचर में कहाँ किस तरफ जा रहा होगा। तो फिर ये एनालिटिकल ऐसे है। तो ये सातों टॉपिक्स पूछे गए आज के पेपर में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में। मैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन बताऊंगा आपको। इसका एनालिसिस करते हैं। पहला टॉपिक पूछा गया, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इन रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स। इस टॉपिक के अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये एक इंडस्ट्रियल, या आप कह सकते हैं पॉलिसी लेवल का, या वैल्यू एडिशन लेवल का, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के हवाले से एंड गवर्नेंस के हवाले से ऐसे था। क्या आप बताएं कि कॉटन क्या है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री है। हमें ऐसे कौन सी पॉलिसी मैयर्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से आगे जा सके कॉटन की जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स में। देखिए, कॉटन तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉटन की हम क्या करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिनिंग की जाती है, इसकी पूरी एक इंडस्ट्री है, फिर जाके ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो कि रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। तो ये जो वैल्यू एडिशन का साइकिल है कि एक कॉटन प्रोड्यूस हुई और उसको डिफरेंट प्रोसेस में से गुजारा गया और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है रेडीमेड गारमेंट्स। तो ये जो वैल्यू एडिशन है, इसमें पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट करनी है, और फिर पाकिस्तान ने रेडीमेड गारमेंट्स बना के उनको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, और इसी तरह जो गवर्नेंस है पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बेहतर हो रही, कुछ गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं। तो ये ऐसे जो है, ये इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन हमने करना है। तो इस ऐसे के अंदर एग्जामिनर की डिमांड क्या थी? इस ऐसे के अंदर एग्जामिनर की डिमांड ये थी कि आप बताएं कि हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है, जो कॉटन है, वो प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन हम उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे रेडीमेड गारमेंट्स। तो ये जो हमारा रॉ मटेरियल है, ये प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं है हमारी एक्सपोर्ट सक्सेस के? हालांकि इसके बरक्स अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो वहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, वहाँ कॉटन वो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन फिर भी रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में वो हमसे आगे है। तो हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है कॉटन, लेकिन हम फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसकी उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ये जो रॉ मटेरियल और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है रेडीमेड गारमेंट्स, जो एक्सपोर्ट सक्सेस है, इनके दरमियान में ये डिसप्रोपोर्शनेट ताल्लुक है पाकिस्तान में। तो ऐसा क्यों है? फिर इसकी रीजन हमने बतानी है। फिर हमने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कोई स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, कि पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है एक्सपोर्ट उतनी नहीं कर पा रेडीमेड गारमेंट्स में अंदर। और ये जो वीकनेसेस हैं, ये वहाँ पे पेपर क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन की स्टेम है वहाँ पे मेंशन भी हैं। और फिर हमने बांग्लादेश से कौन से हम सबक सीख सकते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल फॉलो करें। बांग्लादेश का जो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट के अंदर जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल है, वो काबिल तकलीद है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम बांग्लादेश से कौन कौन से सबक सीख सकते हैं? ये किस किस्म का ऐसे था? ये बेसिकली कंपैरेटिव एनालिटिकल ऐसे था। कंपैरेटिव इस सेंस में कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बारे में बात की गई। हमने दोनों का कंट्रास्ट कंपेयर इन दोनों का कंपैरिजन करना है। और ये पॉलिसी बेस्ड इकोनॉमिक ऐसे है, इकोनॉमिक इस सेंस में कि एक्सपोर्ट्स जो है वो साफ ज़रा उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो इकोनॉमिक ऐसे था ये, और पॉलिसी बेसिस लिए था क्योंकि हमने इसमें ऐसे मयर्स बताने हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी बांग्लादेश की तरह एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ दिखा सके रेडीमेड गारमेंट्स में। तो ये एनालिटिकल ऐसे था बेसिकली। इसमें पॉलिसी ओरिएंटेड भी था क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूशंस देने हैं, ऐसी सजेशन देनी है, ऐसी रिकमेंडेशन देनी है। और कंपैरेटिव इस सेंस में था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना था। अब इस पेपर के अंदर, इस ऐसे के अंदर कौन कौन से फोकस एरियाज हैं? पहली बात यह है कि आप बताएंगे कि कॉटन तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स उस तरह हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उतना उसकी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है और जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो रेडीमेड गारमेंट्स है, वो इन दोनों के दरमियान में, रॉ मटेरियल और रेडीमेड गारमेंट जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसके दरमियान में प्रोपोर्शनेट ताल्लुक नहीं है। इसी तरह आपने इसमें बात करनी थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करना था, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव कि गवर्नमेंट जो है उसके इंसेंटिव उतने नहीं है कि हमारे रेडीमेड गारमेंट्स को हम उसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। इस ऐसे के अंदर आपने बताना था कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे होते हैं, जो मार्केट एक्सेस है, कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट तब बढ़ती हैं कि अगर उस चीज़ की डिमांड हो। तो हमारे
ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं है मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ कि वहां पे हम अपने रेडीमेड गारमेंट्स को भेज सके। यानी हमारी मार्केट एक्सेस नहीं है उतने। यानी यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस जो फिनोमेना है उसके अंदर, उसको आप उसको मेंशन आपने करना चाहिए था। जैसे यूरोपीय यूनियन, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी कॉटन जो इंडस्ट्री है उसको इतना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल दिखाएं कि यूरोप के अंदर भी हम अपने प्रोडक्ट्स रेडीमेड गारमेंट्स भेजें, जैसे कि बांग्लादेश भेज रहा है। इसी तरह आपने इस ऐसे के अंदर लेबर कॉस्ट के बारे में बताना था कि हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ जाती है, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है जितनी बांग्लादेश में है। इस तरह वर्क कल्चर हमारे यहाँ और जो कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स रेगुलेशन सेट होते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस तरह उनको फॉलो नहीं करती, कंप्लायंस शो नहीं करती। और हमारे यहाँ वर्क कल्चर उस तरह का नहीं है, हमारे लोग उतने इंडस्ट्रियस या डिलीजेंट नहीं है जितने बांग्लादेश में है। खासतौर पे वहाँ पे खवातीन जो है वो फीमेल, उनकी लेबर पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ हमने खवातीन को शामिल किया हुआ है कि उनके हाथ में कार्ड होते हैं, वो हर मंथ पैसे विड्रॉ करवाते रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश की जो खवातीन है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी खवातीन को स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज, एसएमईज जो है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो मॉडल्स हैं वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो है वो उन्होंने प्रोड्यूस कर रखे हैं और खवातीन को उन्होंने वर्क फोर्स के तौर पे शामिल किया हुआ है ताकि वो अर्न कर सके, रादर देन कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे निकलवाते रहे जैसे हमारे पाकिस्तान में है। इसी तरह रिलायबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिलीवरी टाइमलीनेस, कि हमारे यहाँ डिलीवरी जो है, अगर कोई ऑर्डर आता है तो हम प्रॉपरली टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जो है एनर्जी का बहरान होता है और टाइम पे ऑर्डर हम डिलीवर नहीं कर पाते। क्वालिटी हमारी उस तरह कंसिस्टेंट नहीं होती जैसे बांग्लादेश में है। रिलायबिलिटी हमारी नहीं होती। रिलायबिलिटी भी हमारी, रिलायबिलिटी से क्या मुराद है कि जो रिजल्ट हमने आज दिया वो एक महीने बाद भी वही रिजल्ट दें, उसके अंदर कोई उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस ना हो। तो हमारी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती, और क्वालिटी अगर होती भी है तो वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। यानी रिलायबिलिटी, हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं रेडीमेड गारमेंट्स वो रिलायबल नहीं होते। फिर आप इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल भी प्ले कर मेंशन कर सकते हैं इस पेपर में, और स्टेट फैसिलिटेशन, कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो फैसिलिटेट नहीं करती टेक्सटाइल सेक्टर को। यानी कि इसके अंदर टैक्स फ्री जोन नहीं उतना उस तरह मुतारिफ करवाती जैसे बांग्लादेश मुतारिफ करवा चुका है। और प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ इसके साथ प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप नहीं है पाकिस्तान में जैसे बांग्लादेश में मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान का जो फोकस है वो सिर्फ यॉर्न के ऊपर है, गारमेंट्स के ऊपर नहीं है। यॉर्न का मतलब ये है कि हम वो थ्रेड बनाते हैं जो वीविंग के लिए, निटिंग के लिए, स्वीविंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो धागा सा होता है, हम वो बनाते हैं, हम रेडीमेड गारमेंट्स नहीं बनाते। और जो बांग्लादेश है वहां अगरचे कॉटन नहीं है, लेकिन वो जो 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 यार्न है वो पाकिस्तान से मंगवा के, बाकी ममालिक से मंगवा के, उसी यार्न से वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसको वीविंग, निटिंग, सीविंग करके उसके लिए वो उससे वो रेडीमेड गारमेंट्स बनाता है। तो इस ऐसे के अंदर ये फोकस एरियाज थे। अब इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखिएगा कि डिस्पाइट बीइंग अ मेजर कॉटन प्रोड्यूसर, अगरचे पाकिस्तान एक मेजर कॉटन प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान फेलियर टू प्रायोरिटाइज वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग। वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है रेडीमेड गारमेंट्स बनाना, क्योंकि कॉटन में हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो वो रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। अगरचे पाकिस्तान कॉटन प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा, लेकिन पाकिस्तान फेल हो रहा है किस चीज में? टू प्रायोरिटाइज वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, export facilitation and labor intensive industrial policies has allowed Bangladesh to emerge as global leader in ready-made garment exports। पाकिस्तान किन चीजों में प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा? कि वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, पाकिस्तान एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन नहीं कर रहा, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं करती, खासतौर पे रेडीमेड गारमेंट्स की। इस तरह पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, कि हमारी जो लेबर है, हमारे यहाँ हालांकि चीप लेबर मौजूद है, तो लेबर को इंक्लूड करें हायर लेवल पे, हायर इंटेंसिटी पे। इन चीज़ों पे हम पाकिस्तान चूंकि प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, इस वजह से जो बांग्लादेश है, हम इन तीन ग्राउंड्स के ऊपर, यानी वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग हमारी प्रायोरिटी नहीं है, यानी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इसी तरह लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमारी नहीं है, कि हमारे हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाती, ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नहीं बनाती जो लेबर इंटेंसिव हो, जिसमें लेबर को हम यूटिलाइज करें, उसके उनकी जो मेहनत है, उनकी जो कंपिटेंसीज हैं उनको हम कैश करें, कैपिटलाइज करें। तो इन तीन ग्राउंड्स को चूंकि पाकिस्तान इन तीनों ग्राउंड्स के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं करता, ये तीनों पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है, इस वजह से बांग्लादेश जो है इन तीनों ग्राउंड्स के ऊपर हम चूंकि प्रायोरिटाइज नहीं करते, लिहाजा बांग्लादेश क्या है,
वो एमर्ज कर रहा है दुनिया के नक्शे के ऊपर रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट में एज ए ग्लोबल लीडर। तो अब इस थीसिस स्टेटमेंट में दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से पीछे है, और क्यों पीछे है उसकी 3 रीजन भी हमने बता दिए हैं। इसी तरह आज का जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कंपाइंड एग्जामिनेशन का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ, उसमें दूसरा टॉपिक पूछा गया रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्यूचर के हवाले से। इस ऐसे के अंदर बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि बेसिकली ये ऐसे जो है ये रिसोर्सेज के हवाले से है। अब उन रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली गवर्न नहीं करते, मैनेज नहीं करते, प्रॉपरली उसकी यूटिलाइजेशन नहीं करते, उस तरह उनकी प्रॉपर माइनिंग या प्रोसेसिंग नहीं करते, तो ये गवर्नेंस के हवाले से भी है कि गवर्नेंस फेलियर्स भी हैं। और पाकिस्तान प्रॉपरली प्लान नहीं करता। अब ये जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी जब प्रोसेसिंग की जाती है और वो रेयर अर्थ मेटल्स बन जाते हैं, तो हम हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो और हमारी अगरचे पाकिस्तान दुनिया के उस नक्शे पे है, पाकिस्तान का जो नक्शा है वो अगर देखा जाए दुनिया का नक्शा, उसमें पाकिस्तान उस जगह पे है कि ये गोल्ड माइन है। किस चीज़ की? रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एंड रेयर अर्थ मेटल्स की। तो यहाँ पे अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे चले जाए या स्वात वाली साइड पे चले जाए, तो हमारे जो माइंस हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो अबंडेंस है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन गोल्ड रिजर्व भी हैं, सिल्वर भी है, हमारे यहाँ आयरन भी है, और तमाम मिनरल्स इसके अलावा भी हैं। तो ये पाकिस्तान की इसमें जियो पॉलिटिक्स का भी टच देना था इस ऐसे के अंदर कि पाकिस्तान दुनिया में, दुनिया के नक्शे पे उस जगह पे मौजूद है जो कि जियो पोलिटिकली बहुत रिच है, और गोल्ड माइन है पाकिस्तान दुनिया की, आप कह सकते हैं। तो इस ऐसे में एग्जामिनर की डिमांड क्या थी कि आप पॉलिसी रोड मैप दें कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज का मतलब ये है कि उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके उनकी माइनिंग करें, निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, उनकी प्रोसेसिंग करें और रेयर अर्थ मेटल्स बनाएं, और उनको दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट करें। और दुनिया में जैसे यूरोप में है, जैसे एडवांस कंट्रीज में है, डेवलप्ड कंट्रीज में है, यूएसए में, जापान में, चाइना में, कि वहाँ इसको आप एक्सपोर्ट करें और हम फॉरेन रिजर्व्स कमाएं। तो इस ऐसे में पॉलिसी रोड मैप हमने देना है कि हम कैसे रेयर अर्थ मेटल को, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल बना के दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमने वैल्यू चेन डेवलपमेंट बतानी है कि कैसे इनको माइनिंग कर सकते हैं, कैसे इनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कैसे इनकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था क्या हम चाइना के साथ सीपेक का जो प्रोजेक्ट हम चल रहा है उसमें क्या इस ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं, क्या इनको रेयर अर्थ एलिमेंट को रेयर अर्थ मेटल बनाने में हम सीपेक के प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं? ये भी आपने हमने हमसे पूछा गया था। तो इस पेपर की अगर हम इस क्वेश्चन की, इस ऐसे क्वेश्चन की अगर टॉपिक की बात की जाए, तो ये एनालिटिकल ऐसे है कि आप बताएं कि उसकी इसमें हमने एक रोड मैप देना है, एनालिसिस करना है, और फिर इसमें हमने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करनी है कि क्या हम चाइना के साथ सीपेक के प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये भी इकोनॉमिक ऐसे है क्योंकि ये जो हमारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जब ये हम मार्केट इनके एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी। तो लिहाजा ये भी इकोनॉमिक ऐसे था। इस ऐसे के अंदर इकोनॉम हमारे फोकस एरियाज कौन कौन से होने चाहिए थे? सबसे पहले हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे कि मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर इसकी अहमियत क्या है। फिर हम पाकिस्तान का जो अनटैप्ड मिनरल पोटेंशियल है, जैसे मैंने बताया स्वात के अंदर, यानी कि केपीके के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी माउंटेनियस एरियाज हमारे हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मौजूद है और वो अनटैप्ड है। अभी तक हमने उनको टैप नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, वहाँ से हमने उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया, प्रॉपर माइनिंग नहीं की, उसको हमने प्रॉपरली प्रोसेसिंग नहीं, एक्सपोर्ट नहीं किया हमने। और फिर पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल गैप्स मौजूद हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जैसे कुछ अर्सा पहले मेरा चक्कर लगा गिलगित बल्तिस्तान में विद फैमिली, तो हमने देखा कि वहाँ पे चाइना की कुछ इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी है वो काम कर रही है, तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस प्रोसेस को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाते। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज हैं, जो इदारे इस काम की माइनिंग के लिए मुख्तस किए गए हैं, उसके अंदर भी गैप्स मौजूद हैं कि वो हम प्रॉपरली इस इन माइंस को या इन जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, उनकी माइनिंग नहीं कर पाते। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, और हमारे पास अगर वो टेक्नोलॉजी है भी सही तो वो इतनी, आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव पड़ती है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तो हम इसकी रेगुलेशन नहीं करते, हमारी पूरी जो इंडस्ट्री ये जो है मौजूद, इसको हम प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पा रहे। इसको हम, हमारे जो इदारे जो इसके रिलेटेड है उनके अंदर भी गैप्स मौजूद हैं। फिर क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, जो माइनिंग की इंडस्ट्री हमारी है, इसके ऊपर इन्वायरमेंट भी असरअंदाज होता है, यानी कि जो क्लाइमेट है,
और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी अगर ना हो, और हमारा इन्वायरमेंट कभी ऐसा होता है कि कभी हमारे पास फ्लड्स होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रेन्स होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी इस पर असरअंदाज होते हैं। फिर ये चैलेंजेस की बात मैं कर रहा हूँ, इस तरह अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हों, ऐसा कल्चर फरोग दिया जाए, तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान जो गोल्ड माइन है इन रिजर्व्स की, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम इन प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर सीपेक के अंदर अगर हम चाइना की एक्सपर्टीज की बात करें, तो चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो हमें सीपेक के साथ इस ये जो हमारे पास गोल्ड माइन है पाकिस्तान दुनिया की, ये जो हमारे पास मुख्तलिफ मिनरल्स हैं, इनकी एक्सट्रैक्शन, माइनिंग और प्रोसेसिंग के हवाले से हमें इसको सी पैक का हिस्सा बनाना चाहिए। ये जो तजवीज़ दी गई है, तो हमें इसका सी पैक का हिस्सा इसको हिस्सा बनाना चाहिए, जो कि सिर्फ हमारे पास रोड्स बन रहे हैं सी पैक में, और जो ब्रिजेस बन रहे हैं, और तो इसको इसको वहाँ पे भी इस माइनिंग को भी उसका सी पैक का हिस्सा बनाना चाहिए। इसकी बात करेंगे। फिर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चंद मखसूस एलिमेंट्स की हैं, तो हमें इन चीज़ों को जो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनको भी एक्सपोर्ट्स में शामिल करना चाहिए। यूँ हमारी एक एक्सपोर्ट सिर्फ एक दो तीन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों की एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जब हम रेयर अर्थ मेटल्स बना के दुनिया में बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो यूँ इसको हम अर्थ डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं। और यूं हमारी इंडस्ट्री के क्लस्टर्स होने चाहिए, जैसे हमारा रीजन है उसमें, जैसे चाइना है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है, तो इनको एक रीजन के जो डिफरेंट क्लस्टर्स बनते हैं, जिनके डिफरेंट स्टेक होल्डर जब आप आपस में हाथ मिलाते हैं, तो एक क्लस्टर बनता है, और उनके आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं, ट्रेड रिलेशंस बनते हैं, और यूं इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है उसको एफिशिएंटली रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में, माइनिंग में, प्रोसेसिंग में और एक्सपोर्ट में एक दूसरे की मावनत कर सकते हैं। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर बात कर सकते हैं इस ऐसे में, कि अगर चाइना या कोई और मुल्क में आके हमारे पाकिस्तान के अंदर, जैसे रिकोडे का जो प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ बलूचिस्तान वाली साइड पे, तो अगर कोई किसी और मुल्क की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे मुल्क में आके, किसी और मुल्क की कंपनी हमारे मुल्क में आके एक्सट्रैक्शन करती है, तो उसको हमारी जो एसेट्स हैं, हमारे जो जो हमारे जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो हमारे हालात हैं, उसका पता चलता है, और यूँ हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन होती है। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को ऑटोनोमस होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस होना चाहिए, कि वो खुद उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, वो खुद ऐसी टेक्नोलॉजी परचेज करे या प्रोड्यूस करे, डेवलप करे, कि ये खुद हम माइनिंग करें, प्रोसेसिंग करें, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल बना के दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। यानी पाकिस्तान को इसमें ऑटोनोमस होना चाहिए, खुद ये करे, ना कि किसी और मुल्क को इसके अंदर कहे कि वो आप आए और हमारे पास एक्सट्रैक्ट करके इसको निकालें और फिर उसमें से हमें कुछ शेयर दें। तो इस टॉपिक की मैं एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है इस ऐसे टॉपिक की, कि इफ गवर्न स्ट्रेटेजिकली, कि अगर स्ट्रेटेजिकली इस गवर्न किया जाए, पाकिस्तान रेयर अर्थ रिसोर्सेज कैन बिकम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रोवाइडेड द स्टेट adopts ट्रांसपेरेंट, वैल्यू ड्रिवन एंड जियोपॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज। कि पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ रिसोर्सेज हैं उनको हम कॉर्नरस्टोन बना सकते हैं, जिनकी कामयाबी की अलामत या जामिन बना सकते हैं ऑफ एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, कि पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स रिसोर्सेज को हम उसको उससे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, कि हम एक नए चीज़ के अंदर हम एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दें, जैसे ये मिनरल्स हैं। पाकिस्तान अगर इनकी माइनिंग पे शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी मजीद एडवांस हो जाएगी। और अगर लेकिन इस दोनों के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए शर्त ये है कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, जो स्टेट है, वो ट्रांसपेरेंट, वैल्यू ड्रिवन और जियो पोलिटिकली इन्फॉर्म पॉलिसीज बनाए, कि ऐसी पॉलिसीज बनाए जो वैल्यू ड्रिवन हो, यानी कि जो जिसमें वैल्यू में इजाफा हो। जैसे कॉटन है, उसमें अगर कुछ वैल्यू एडिशन की जाती है तो वो रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें करप्शन ना हो। दूसरी बात यह है कि वो वैल्यू ड्रिवन हो, कि उस जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हों, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हों, वो इस तरह की हों कि जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसका एडिशन हो और वो रेयर अर्थ मेटल्स बन जाए, और फिर उसकी एक्सपोर्ट हम कर सकें। और इसके अलावा हमारी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, इसके इन इन फैक्टर्स को हम अपनी नज़र में रखें, कि हमारे पास कौन कौन से जियो पोलिटिकल मिनरल्स हैं, कहीं वो बिल्कुल डिप्लीट तो नहीं हो जाएंगे। तो जियो पोलिटिकली इंफॉर्म्ड पॉलिसीज होनी चाहिए हमें, और जो हमारी पॉलिसी हो उसको, उसकी बेसिस ये हो कि हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स हैं, कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, उनको अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, माइन करेंगे,
उसको प्रोसेस करेंगे तो क्या उसके ऊपर हमारी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आएगी? अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो क्या उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, माइन करना वो फिजिबल है भी सही कि नहीं, वायबल है भी सही कि नहीं? तो ये जियो पोलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज होनी चाहिए। और जियो पॉलिटिकल, जैसे जियो स्ट्रेटेजी तो है ही सही, जियो पॉलिटिकल का मतलब ये है कि अगर केपीके से कोई चीज़ें निकल रही हैं तो उसके रिसोर्सेज वहां पे इस्तेमाल होने चाहिए। अगर बलूचिस्तान से कोई रिसोर्सेज निकल रहे हैं तो उनको, उनकी यूटिलाइजेशन बलूचिस्तान में होनी चाहिए। जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पाकिस्तान में नहीं खर्च होने चाहिए, इस तरह केपीके के रिसोर्सेज जो है वो इस्लामाबाद में नहीं खर्च होने चाहिए। तो ये जियो पोलिटिकल इन्फॉर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। इसी तरह तीसरा टॉपिक जो था आज के सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ, उसमें तीसरा टॉपिक पूछा गया कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है पाकिस्तान में 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं, उसके हवाले से टॉपिक था। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस है। ये ऐसे इस टाइप का था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस है कि हमारे 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं वो 10.99 मिलियन या 10.77 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये बहुत बड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट का क्राइसिस है। तो इस ऐसे के अंदर एग्जामिनर की डिमांड क्या थी कि आप बताएं कॉजेज क्या हैं, किस वजह से हमारे 10.77 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और उसकी उसके असरात क्या हो रहे हैं हमारे ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक जो नतज हैं वो कौन कौन से हैं, और उसका सोल्यूशन क्या है। और इस ऐसे में बेसिकली आपने एजुकेशन को लिंक करना था इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कि ये जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, ये कल की प्रोडक्टिव लेबर नहीं बनेगी और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरह नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। इसी तरह आपने ये बेसिकली गवर्नेंस फेलियर का एनालिसिस करना चाहिए था कि हमारे बच्चे स्कूल 10.77 मिलियन बच्चे जो हैं, जो 5 से 11 9 साल के बच्चे हैं, वो आउट ऑफ स्कूल क्यों है? तो ये बेसिकली गवर्नेंस का फेलियर है। तो ये बेसिकली इस ऐसे के अंदर एग्जामिनर की ये डिमांड थी। इसी तरह ये किस किस्म का ऐसे था, ये भी प्रॉब्लम सोल्यूशन। आप बताएं कॉजेज क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कौन से कॉजेज हैं और फिर उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। तो बेसिकली जो कॉज एंड इफेक्ट और जो चैलेंजेस सॉल्यूशंस का ऐसे होता है, जो इफेक्ट्स का ऐसे होता है, उसको हम एनालिटिकल ऐसे कहते हैं। और इस टॉपिक के अंदर आपने किन किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए था आपको, कि आप बताएं कि हमारे बच्चे बाहर क्यों हैं? क्योंकि हमारे लोग गरीब होते हैं, स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते, उनसे काम करवाते हैं और चाइल्ड लेबर करवाते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ पैसे कमा के वो अपने घर का जो है वो ईंधन का बंदोबस्त कर सके। जेंडर डिस्पैरिटी, कि हमारे पास जो है मेल जो है वो स्कूल जाते हैं, फीमेल उतनी स्कूल नहीं जाती, तो जेंडर डिस्पैरिटी को भी इसमें डिस्कस करना था। रूरल अर्बन डिवाइड, के रूरल जो एरियाज के बच्चे हैं वो उतने स्कूल में नहीं जाते जितना अर्बन एरियाज में जाते हैं। इसी तरह स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, टीचर की शॉर्टेज होती है, तभी तो लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। गवर्नेंस के और बजटरी इश्यूज है कि गवर्नमेंट जो है उसका गवर्नेंस का जो फेलियर है कि वो इतने बजट एलोकेट नहीं कर पाती। जब पाकिस्तान का बजट पास होता है तो उसमें बड़ी मुश्किल से 2%, इससे भी कम जो है वो हम अपना एजुकेशन को बजट देते हैं। तो बजट का इश्यूज आप डिस्कस करने थे, इस ऐसे में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो जब ये स्कूल से बाहर होंगे तो जो टेररिज्म, ये बच्चे फिर क्या करेंगे? ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस होंगे, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हायर करती हैं और एक्सट्रीमिज्म यानी कि सेक्टेरियनिज्म के काम करवाती हैं। इसी तरह अब ये बच्चे जब स्कूल से बाहर होंगे तो ये हमारे लिए एसेट नहीं बनेंगे कल के, बल्कि ये हमारे लिए लाइबिलिटीज बनेंगे। इनकी इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होगी, यानी कि मुल्क के लिए, मुल्क के कंधों के ऊपर ये बोझ होंगे, इकोनॉमिक बर्डन होंगे। क्योंकि ये जब ये पढ़ेंगे नहीं तो ये इनके अंदर शऊर नहीं होगा, ये उतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे, या बाल फाज दीगर उतने टेक सेवी नहीं होंगे, उतना टेक्नोलॉजी को ये बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और यूं ये अगर कल की वर्क फोर्स बनेंगे भी सही तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी इनकी, इनके काम में उतना आउटपुट नहीं होगा, उतनी ये वैल्यू ऐड नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी में और हमारी इंडस्ट्रीज में। इसी तरह आपने ऐसी पॉलिसी रिफॉर्म्स देनी है इस टॉपिक के अंदर, आपने ऐसी सजेशंस देनी है, रिकमेंडेशंस देनी है जो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए। इस तरह कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सारा काम गवर्नमेंट का नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को घरों से पकड़ पकड़ के जैसे पुलिस लेके आती है तो उसको स्कूल में ले जाए, बल्कि कम्युनिटी को आपने इन्वॉल्व करना है, वालदेन को इन्वॉल्व करना है, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना है, मीडिया को इन्वॉल्व करना है। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को भी इसमें आपने डिस्कस करना था। अब इस टॉपिक में मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखिएगा कि पाकिस्तान अलार्मिंग नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट, ये क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है? डीप रूटेड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, कि हमारे समाजी तौर पे और माशी तौर पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज हैं गांव में और शहरों में, मेल में और फीमेल में, कुछ अपर पंजाब में और लोअर पंजाब में, मिडल पंजाब में, साउथ पंजाब में। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, हमारे मुल्क में, प्रोविंसेस में, बलूचिस्तान के लोगों के हालात कैसे हैं, पंजाब के हालात कैसे हैं, इस्लामाबाद के हालात कैसे हैं। तो इस्लामाबाद की सिचुएशन या पंजाब की सिचुएशन और बलूचिस्तान की सिचुएशन बराबर नहीं है।
इस तरह जो सिंध है, सिंध और पंजाब और फिर सिंध और इस्लामाबाद का अगर कंपैरिजन करें तो सोशियो इकोनॉमिक जो है इनक्वालिटीज मौजूद हैं, सामाजिक ग्राउंड्स पे भी, इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर भी, और गवर्नेंस के फेलियर्स भी मौजूद हैं दैट थ्रेटन द कंट्रीज लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कि पाकिस्तान की जो आउट ऑफ जो स्कूल बच्चे जो हैं उनका जो अलार्मिंग नंबर है वो ये बात, इस बात की गमाजी करता है, अक्कासी करता है, तर्जुमानी करता है कि पाकिस्तान के अंदर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, गवर्नेंस के फेलियर्स हैं, जिसके से क्या है, पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल है, जो लोग होते हैं जिनकी डेवलपमेंट होती है और फिर वो कल के हमारी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल है हमारा, और जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो मुआशी इस्तेकाम है, इस पे असरअंदाज होती है ये चीज़ कि हमारे इतने बच्चे पाकिस्तान से बाहर है, अपना स्कूल से बाहर है। इस तरह एक चौथा टॉपिक जो आज के ऐसे में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में ऐसे के पेपर में पूछा गया, वो था एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, रीजंस एंड सॉल्यूशन। तो जिस ऐसे में रीजंस पूछे गई हो, कॉजेस पूछे गए हों, इफेक्ट्स पूछे गए हों, सॉल्यूशन पूछे गए हों, तो वो कौन सा होता है, ऐसे होता है, एनालिटिकल ऐसे होता है। इसी तरह इसकी अगर इंटरप्रिटेशन करें तो ये बेसिकली गवर्नेंस के हवाले से एक ऐसे है, और इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से एक ऐसे है कि एनर्जी क्राइसिस क्यों है और उसकी सॉल्यूशंस क्या है। तो ये गवर्नेंस का मसला है बेसिकली कि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, और ये हमारे यहाँ इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस जो जो हमारा पावर सेक्टर है वो इकोनॉमिक सेक्टर है हमारा बेसिकली। तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से ये ऐसे है। तो एग्जामिनर की डिमांड क्या थी कि आप वो स्ट्रक्चरल कॉजेज बताएं जिनसे एनर्जी क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। कोई नॉट ब्लेम, नो ब्लेम गेम, इसमें आप ब्लेम गेम नहीं करेंगे इस ऐसे के अंदर। ठीक है कि फलाम, इस वर्ड को बेशक मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या है, एग्जामिनर की ये डिमांड है। फिर आप पॉलिसी कोहेरेंस बताएंगे कि जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनकी पॉलिसी कोहेरेंस नहीं है। किसी सूबे की पॉलिसी किसी तरह है, किसी सूबे की पॉलिसी किस तरह है, तो पॉलिसी की आपस में कोहेरेंस हार्मनी नहीं है। और सस्टेनेबल पॉलिसीज हमारी नहीं होती हैं एनर्जी के हवाले से। एनर्जी सेक्टर की सस्टेनेबल पॉलिसीज वो होती हैं जिसमें कास्ट कम होती है, फायदे ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है। इस ऐसे की जो नेचर है एनालिटिकल ऐसे है, प्रॉब्लम सोल्यूशन के हवाले से जो भी ऐसे होता है वो इसी तरह एनालिटिकल ऐसे ही होता है। इस ऐसे के अंदर जो फोकस एरियाज है वो ये है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच की आप बात करेंगे कि एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है पाकिस्तान में लेकिन सप्लाई कम है। इसी तरह सर्कुलर डेट की बात करेंगे कि जो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्री है, जो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो पेमेंट कम करती है। वो जब पेमेंट कम कम करती है तो जो सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी है उनको पेमेंट कम जाती है। जब उनको पेमेंट कम जाती है तो वो फिर आईपीपीज को पैसे कम भेजते हैं। जब आईपीपीज को कम पैसे जाते हैं तो वो जनरेटर्स को, यानी कि जो जेनको कंपनीज हैं, जो जनरेशन कंपनीज हैं, उनको पैसे कम भेजते हैं। और जेनको कंपनीज कहीं ना कहीं से तो फ्यूल मंगवाती होंगी, उनको पैसे कम जाते हैं। तो उनको जब पैसे कम जाते हैं तो वो फ्यूल नहीं देते। जब वो फ्यूल नहीं देते तो जनरेशन कम होती है। जब जनरेशन कम होती है तो आईपीपीज के पास एनर्जी कम जाती है। जब आईपीपीज के पास एनर्जी कम जाती है तो फिर वो जो सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसीज है उनके पास एनर्जी कम जाती है। जब उनके पास बिजली कम जाती है तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी उतनी बिजली हमें हमारे घरों तक या हमारे दफ्तरों तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये जो सर्कुलर डेट है, यानी कि जो पेमेंट्स हम शार्ट करते हैं उससे ये कर्जे जो हैं, और ये जो डेट है, और ये जो पावर आउटेजेस हैं, पावर शॉर्टेजेस हैं, वो होती रहती हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस भी हैं कि जो हम बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें लॉस भी होते रहते हैं। इसको भी आपने ऐसे में मेंशन करना था, तभी ये हमारे पास एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है कि एक गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी की आती है, बाद में नून लीग की आती है, बाद में सपोज पीटीआई की आती है। तो जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही होती है, नई गवर्नमेंट आके नई पॉलिसी बनाती है, तो पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी से भी एनर्जी का जो क्राइसिस है वो जन्म लेता है। और हम सिर्फ चंद मखसूस रह से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तान में मौजूद है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि एनर्जी क्राइसिस जो है वो खत्म हो। इसी तरह गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स, आप गवर्नेंस की रिफॉर्म्स आपने बतानी थी इस ऐसे में कि आप हम गवर्नेंस का मॉडल ऐसा कैसे बना सकते हैं कि एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको खत्म किया जा सके। गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप्स ले। इसी तरह आपने एनर्जी कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज भी बतानी है इस ऐसे में कि हम किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, या एनर्जी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताया। तो इस टॉपिक की मैंने तीसरी स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखिएगा। Pakistan's energy crisis is not merely a shortage of resources, but a manifestation of policy failures, poor governance and lack of long term planning। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम है वो सिर्फ इस चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी फेलियर्स है, पुअर गवर्नेंस है, और लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है।
कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे यहाँ नहीं है। तो ये तीन वजूहत पे जो एनर्जी क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है, तो इन चीज़ों को आपने डिस्कस करना था। पांचवा टॉपिक जो है, जो आज के ऐसे के पेपर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के इंग्लिश ऐसे के पेपर में आया, वो था क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स एंड वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज, ग्लेशियर्स और क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये ऐसे था, बेसिकली ये क्लाइमेट सिक्योरिटी के हवाले से और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ऐसे था कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्लेशियर के ऊपर और वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रही है। तो एग्जामिनर की डिमांड इसमें क्या थी कि पाकिस्तान कितना वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है कि लॉन्ग टर्म हम अपने वाटर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इस ऐसे ये बेसिकली एनालिटिकल ऐसे था। और इस ऐसे के अंदर फोकस एरियाज कौन कौन से थे कि ग्लेशियर मेल्टिंग पैटर्न्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, फ्लड्स के बारे में बताएंगे। कभी कभी हमारे पास बहुत फ्लड्स आते हैं, कभी हमारे पास ड्रॉट्स यानी कि हमारे पास कहसाली हो जाती है। कभी हमारे पास जब फ्लड्स आते हैं या जो जो ड्रॉट्स आती हैं यानी कि कहसाली होती है, तो हमारे पास फूड का प्रॉब्लम बनता है। इस तरह एनर्जी सिक्योरिटी का इशू बनता है, जब पानी कम होता है तो उससे हम एनर्जी उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो एनर्जी क्राइसिस भी होता है, फूड इनसिक्योरिटी भी होती है। इस तरह वाटर की कन्वर जो गवर्नेंस है उसका फेलियर हो रही है कि हम एनर्जी जो हमारा वाटर है, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ग्लेशियर्स, तो उस पानी को हम प्रॉपरली कंजर्व नहीं कर पाते, उससे एनर्जी उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास गवर्नेंस फेलियर्स हैं। तो हमने अडेप्टेशन की कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है कि हम कैसे अडेप्ट करें अपने अपने गवर्नेंस के मैकेनिज्म को, जो मॉडल्स को, और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के पानी जो हम वेस्ट होता रहता है उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। इसी तरह आपने रीजनल कोऑपरेशन के पाकिस्तान जो इस रीजन के अंदर जो साउथ रीजन एशिया के अंदर जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे कोऑपरेट करके क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट कंट्री, क्लाइमेट रेजिलियंट कंट्री बन सकता है, अपने एनर्जी रिसोर्सेज को, अपने वाटर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकता है। तो इसके ऊपर थीसिस हमने बनाई है, जरा देखिएगा कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड ग्लेशियर मेल्ट पोजेज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान वाटर सिक्योरिटी। कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड, कि क्लाइमेट की वजह से जो असल जो क्लाइमेट की वजह से ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं उससे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की वजूद को खतरा होता है, पाकिस्तान वाटर सिक्योरिटी को खतरा होता है। डिमांडिंग अर्जेंट साइंस बेस्ड एंड सस्टेनेबल पॉलिसी रिस्पॉन्सेज, कि जब क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है उससे पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पाकिस्तान की बका को खतरा होता है। जैसे ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं और पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स होते हैं फ्लड्स की वजह से। तो उससे क्या है, हमें अर्जेंट साइंस बेस्ड यानी कि साइंस इन्फॉर्म्ड आप कह सकते हैं एंड सस्टेनेबल पॉलिसी रिस्पॉन्सेज की जरूरत है। इसके ऊपर ये थीसिस स्टेटमेंट है, आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आज का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर था उसमें छठा टॉपिक था पाकिस्तान टैलेंट एक्सोडस यानी ब्रेन ड्रेन। इस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन ये है कि बेसिकली ये एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के हवाले से और गवर्नेंस फेलियर के हवाले से एक ऐसे है। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स इसलिए कि जो लोग हमारे जब छोटा बच्चा होता है, अडल्ट होता है, मैच्योर होता है, यूथ बनता है, उसके बाद जो साफ ज़रा वो जब को पढ़ता है तो वर्क फोर्स बनता है और वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बनता है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाता है। तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी है। और यही लोग जब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो हमारे पास उतनी इनकम नहीं आती। तो ये हमारे पास गवर्नेंस का फेलियर है, गवर्नेंस का इशू है कि हमारे लोग जो है जो जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो ये गवर्नेंस के हवाले से और इकोनॉमिक्स के हवाले से ऐसे था। एग्जामिनर की डिमांड इसमें क्या थी कि टैलेंट हमारा पाकिस्तान से बाहर जाता क्यों है और हम उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं या इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि बाहर के लोग पाकिस्तान में आए बजाय कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाए। तो इसकी एग्जामिनर की डिमांड इस ऐसे में ये थी। और इस ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट कि क्यों लोग बाहर छोड़ के जाते हैं और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और असरात क्या आते हैं कि जब लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, जो टैलेंट एक्सोडस है जिसको ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं, जब बाहर जाते हैं तो उसके हमारे सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का जो ऐसे होता है वो एनालिटिकल ऐसे होता है। इस ऐसे के अंदर फोकस एरियाज क्या थे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कि जो मुआशी जब जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमारी मीशत जो है वो इंस्टेबल हो जाती है। इस तरह जो गवर्नेंस का इशू है पाकिस्तान के अंदर कि लोग पाकिस्तान से बाहर क्यों छोड़ के जाते हैं, और मेरिटोक्रेसी के इश्यूज हैं कि लोग यहाँ पे मेरिट को लोग फॉलो नहीं करते, हमारी गवर्नमेंट मेरिट को फॉलो नहीं करती इसलिए लोग, मेरिटोक्रेसी जहाँ नहीं है इसलिए लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। फिर प्रोफेशनल स्टेगनेशन, जो लोग पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं या पाकिस्तान की जो बाकी जो डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट फील्ड के अंदर जो हमारी जो यूथ है जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन वो प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाते, स्टेगनेंट हो जाते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं आगे ग्रोथ की।
प्रोफेशनल ग्रोथ की। इसी तरह आपने बताना था कि जब पाकिस्तान से लोग बाहर चले जाते हैं तो वो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो उनको उसके अंदर इनोवेशन नहीं आती, और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री की डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे ट्रेडिंग सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, उसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी सामने नहीं आती। क्योंकि जो हमारे जहीन इंटेलिजेंट प्रोडक्टिव लोग हैं, जो हमारा टैलेंटेड लोग हैं, वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी सफर करती है, इनोवेशन सफर करती है, इनोवेशन नहीं हो पाती। तो वो डायस्पोरा जो है, अच्छा जब लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो वो जो लोग पाकिस्तानी लोग बाहर होते हैं उनको हम डायस्पोरा कहते हैं। कुछ यूके में है, कुछ सऊदी अरब में है, कुछ यूएई में है। तो वो जो डायस्पोरा है हम उसको कैसे इंगेज कर सकते हैं ताकि वो पाकिस्तान से बाहर भी हो, तो वो अपनी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो पाकिस्तान में भेजें, और पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या करे, बूस्ट करे, और फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ जाए। तो हम रिटेंशन की या इंसेंटिव्स हमने बताने थे कि हम इनको रिटेन कैसे कर सकते हैं इस ऐसे में कि लोग पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। हम मेरिटोक्रेसी को, कल्चर को फ़रोग दें, हम गवर्नेंस को मजबूत करें, हमारे यहाँ प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो हम उनको रिटेन कर पाएंगे, और उनको ऐसे इंसेंटिव्स दें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हायर एजुकेशन, और हमारे यहाँ लोग फ्री में यहाँ पे मास्टर, एमफिल और पीएचडी कर रहे हो, और उसके बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, और जहाँ पाकिस्तान के अंदर उनकी जॉब सिक्योरिटी भी हो। इस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है कि पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन इज बोथ अ सिम्टम एंड कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट रिक्वायरिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म टैलेंट फ्लाइट इनटू नेशनल गेन। पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन है वो एक अलामत भी है, इशारा भी कर रहा है हमारी तरफ, और ये एक वजह भी है अंडर डेवलपमेंट की। पाकिस्तान डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इससे जरूरत किस चीज़ की है, ये इस चीज़ की मुतकाजी है, ये सिचुएशन पूरी जो ब्रेन ड्रेन की है, ये इस चीज़ की मुतकाजी है कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाई जाए, ताकि जो हमारे पास टैलेंट फ्लाइट है, जो हमारे पास जहाँ के लोग टैलेंटेड लोग बाहर फ्लाइट करके, फ्लाइट टैलेंट फ्लाइट का मतलब ये कि यहाँ से लोग फ्लाई करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, तो ये जो ब्रेन ड्रेन है इसको कन्वर्ट किया जाए किस चीज़ में, नेशनल गेन में। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। और इसी तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ आज 22 दिसंबर को, उसके इंग्लिश ऐसे के पेपर में आखिरी टॉपिक जो पूछा गया सातवां, वो था पाकिस्तान को इमेजिन करें 2047 में, और बताएं कि विजन के बारे में बताएं, 100 ईयर में पाकिस्तान प्रोग्रेस में कहाँ होगा, पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना होगा। तो ये बेसिकली विजनरी लेकिन रियलिस्टिक पॉलिसी फोरकास्ट था कि आप बताएं कि पाकिस्तान को 2047 में देखें, जब इंडिपेंडेंस से 100 साल बाद पाकिस्तान को कौन कौन से प्रोग्रेस की पाकिस्तान की कितनी होगी, चैलेंजेस कौन कौन से होंगे, और पाकिस्तान की फ्यूचर डायरेक्शन पाकिस्तान कहाँ पे लाया करेगा 2047 में। तो एग्जामिनर की डिमांड ये थी कि आप एक बैलेंस्ड ऑप्टिमिज्म दिखाएं। ऑप्टिमिज्म यही होता है कि जब आप होप रखते हैं फ्यूचर के बारे में, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो बैलेंस ऑप्टिमिज्म दिखाएं। ये नहीं है कि बिल्कुल आप बताएं कि सब सब कुछ अच्छा होगा। बैलेंस ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है कि साथ साथ रियलिटी का टच भी दें, रियलिज्म भी साथ दिखाएं। और साथ एग्जामिनर ये पूछ रहा था कि रियलिस्टिक चैलेंजेस बताएं कि पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना है, और फ्यूचर ओरिएंटेड गवर्नेंस के बारे में बताएं कि फ्यूचर ओरिएंटेड पाकिस्तान की फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है, फ्यूचर पाकिस्तान का कितना है 2047 में, तो पाकिस्तान की गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा 2047 में। तो ये ऐसे बेसिकली एक एनालिटिकल ऐसे है जिसमें आप बताएं कि हमारा पाकिस्तान के चैलेंजेस कौन से हैं, फ्यूचर कैसा होगा। तो ये बेसिकली एनालिटिकल ऐसे होते हैं जिसमें चैलेंजेस पूछे जाते हैं या फ्यूचर के बारे में बात की जाती है। तो इस ऐसे में फोकस एरियाज कौन कौन से थे, इस ऐसे में फोकस एरियाज ये थे कि आप इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री जो पाकिस्तान की है वो प्रोडिक्ट करें कि 2047 में पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से कहाँ खड़ा होगा। पाकिस्तान 2047 में पाकिस्तान के अंदर अभी जो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमें गवर्नेंस रिफॉर्म की जरूरत है। तो गवर्नेंस रिफॉर्म भी इसमें आपने मेंशन करने थे। फिर इसमें आपने बताना था कि 2047 में अभी हमारे अगरचे गवर्नेंस के हमारे कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं, सोशल सोशल फ्रंट के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, हर फ्रंट के ऊपर, लेकिन टेररिज्म की मसाइल भी पाकिस्तान में हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको, जो जो हम एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करके पाकिस्तान की यूथ को ट्रेन करके, वोकेशनली टेक्नोलॉजिकली ट्रेन करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करें, तो 2047 में हम पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली हर लिहाज से जो है वो डेवलप हो सकता है। फिर आप इसमें क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में बताना था कि पाकिस्तान जो है इस टाइम क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर साल पाकिस्तान में फ्लड्स आ जाते हैं, कभी अर्थक्वेक आ जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो 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 पाकिस्तान का सिनेरियो है, पाकिस्तान एक क्लाइमेट रिजिलियंट कंट्री है कि इतनी जहाँ पर नेचुरल हैजर्ड्स आते हैं, नेचुरल जो कैलेमिटीज आती हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री जो बुक है उसके अंदर भी दिखाया गया है, बताया गया है कि पाकिस्तान एक हार्ड कंट्री है, कि बहुत सारे मसाइल के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेररिज्म वगैरह है, सेक्शनलिज्म है, मतलब है कि
एक्सट्रीमिज्म है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है, रेजिलियंट है। तो क्लाइमेट रेजिलियंट कंट्री भी है, इसके बारे में आपने बात करनी थी। फिर आपने रीजनल इंटीग्रेशन की बात करनी है इस ऐसे में कि पाकिस्तान अगर साउथ एशिया के अंदर जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ पाकिस्तान इंटीग्रेट करें, उनके साथ सोशली, ट्रेड लिंक्स, इकोनॉमिकली, कल्चरली, हर लिहाज से, तो कल इस रीजनल इंटीग्रेशन से पाकिस्तान 2047 में एक डेवलप कंट्री बन सकता है। और यूथ एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बताना था कि पाकिस्तान जो है इस ऐसे में आप बता सकते थे कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जैसे 5 से 9 साल के 10.77 मिलियन लोग, पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान से बाहर है, अपना स्कूल से बाहर है। तो पाकिस्तान की जो यूथ है, जो 15 साल से आप कह सकते हैं 25 साल की जो यूथ है, वो बहुत ज्यादा है, वो 65% है तकरीबन। तो ये पाकिस्तान की जो यूथ है, ये बेसिकली डिविडेंड के तौर पे सामने आ सकती है 2047 में। और पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तो पाकिस्तान अगर बाकी कंट्री से टेक्नोलॉजी ले ले, ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान खुद डेवलप करे, तो टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान अपनी ह्यूमन जो कैपिटल है उसको डेवलप करके 2047 में एक डेवलप कंट्री बन सकता है। इसकी मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखिएगा कि पाकिस्तान जर्नी, कि पाकिस्तान का जो सफर है टू इट्स सेंटनरी, सेंटिनरी इन 2047, सेंटिनरी कहते हैं 100 साल को। पाकिस्तान जर्नी टू इट्स सेंटिनरी इन 2047 विल बी डिफाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट डेमोग्राफिक पोटेंशियल इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि पाकिस्तान का जो सफर है, जो 100 साल की जो पाकिस्तान का सफर है 1947 से 2047 तक, तो ये पाकिस्तान का जो सफर है 2047 तक, ये डिफाइन होगा किस तरीके से, बाय इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट डेमोग्राफिक पोटेंशियल इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कि पाकिस्तान का जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल है, कि जियो स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल पोजिशन है, पाकिस्तान की जो यूथ बल्ज है, कि जो 15 से 25 साल के जो लोग हैं हमारे वहाँ, जो यूथ है वो 65% आबादी हमारी है। तो ये जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, जो डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक पोटेंशियल है, इसको हमारे पास क्या इतनी अहमियत, अहलियत, जो एबिलिटी है कि हम अपने डेमोग्राफिक पोटेंशियल को कन्वर्ट कर सकें किस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। कैसे कर सकते हैं? थ्रू इंक्लूसिव गवर्नेंस, कि ऐसी पॉलिसीज बनाए जो इंक्लूसिव पॉलिसीज हो, हमारा गवर्नेंस का मैकेनिज्म इंक्लूसिव हो। और इसी तरह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए ताकि हमारा जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल है उसको हम कन्वर्ट कर सके किस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2047 के अंदर हम पाकिस्तान डेवलप कंट्री बन सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकता है, अगर हम इंक्लूसिव गवर्नेंस पॉलिसी से और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से, यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से, हम अपने डेमोग्राफिक पोटेंशियल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकें। हमारे अंदर क्या एलियत ये है या नहीं है? तो ये इस थीसिस स्टेटमेंट से भी आपको रिफ्लेक्ट होगा कि हमने ऐसे में, इस ऐसे को के अंदर हमने क्या क्या लिखना था। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 2024 का जो कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन था, उसका आज इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ December 22 2025 को। इसके इंग्लिश ऐसे के पेपर में 7 जो टॉपिक्स आए उनका मैंने एनालिसिस किया है वन बाय वन। हर टॉपिक के बारे में मैंने बताया कि उसकी उसके अंदर इंटरप्रिटेशन उसकी मैंने की है कि टॉपिक का मतलब क्या था। उस टॉपिक के बारे में मैंने बताया कि वो टॉपिक किस किस्म का ऐसे था, एनालिटिकल था या आर्गुमेंटेटिव था। इस तरह हर टॉपिक के बारे में मैंने बताया कि उसमें एग्जामिनर की डिमांड क्या थी। और इस तरह हर टॉपिक मैंने बताया कि उसके ऊपर कौन कौन से एरियाज के ऊपर फोकस करना चाहिए था। इस तरह हर टॉपिक में मैंने बताया कि उसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या बन सकती थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद का कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का 2025 का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है जो कि आज कंडक्ट हुआ December 22 2025 में, उसका मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है। हर जो 7 टॉपिक्स थे, हर टॉपिक का मैंने एनालिसिस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने उन अहबाब के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, टॉपिक्स से इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, टॉपिक्स को देख के असेस करना चाह रहे हैं कि एग्जामिनर की डिमांड क्या होती है हर टॉपिक में, हर टॉपिक के अंदर कौन कौन से फोकस एरियाज होते हैं उसको जानना चाह रहे हैं, और हर टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जा सकती है उसको देखना चाह रहे हैं। तो जो लोग इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाह रहे हैं, अपनी इस वीडियो को अपने उन अहबाब के तक ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूं मोहम्मद अजमल खान। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नई इंग्लिश ऐसे के हवाले से एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हूँगा। इसके अलावा मैं अपने आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। हर टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को आउटलाइन बना के उसको डिस्कस करूंगा विद द रेलेवेंट डाटा इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।